boils at minus 9.4 degree Celsius. Find mass of ice. Find mass of ice that will separate out. Find mass of ice that will separate out. Find mass of ice that will separate out. आप आइस का मास बताएं जो सेपरेट हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर बॉयल्स नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, फ्रीजेज है। फ्रीजेज, यहां पर के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये केफ है वाटर के लिए। अब देखना यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर केफ दिया गया है 1.86, यहाँ पर टी नॉट वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। टी एस कितना बेटा माइनस 9.4 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा टी नॉट माइनस टी एस, तो 0 माइनस 9.4 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा 9.4 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टी एफ हो जाएगा। डब्ल्यू ए कितना डिजॉल्व किए हो 50 ग्राम। कितना डिजॉल्व किए हो डब्ल्यू 50 ग्राम। क्या डिजॉल्व किए हो ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। ध्यान दो, ये फार्मूला दे दिया गया ना, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा 62। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ, ध्यान देना बेटा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, यहाँ पर डब्ल्यू ए, यहाँ पर 1000, यहाँ पर एम ए, यहाँ पर डब्ल्यू बी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए तो डेल्टा टी एफ कितना आ रहा है 9.4, के एफ है 1.86, डब्ल्यू ए 50 है, यहाँ पर 1000 है और ये 62 है। डब्ल्यू वी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, तो डब्ल्यू वी यहाँ पर 1.86, यहाँ पर 50, यहाँ पर 1000, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 9.4, यहाँ पर 62। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है 162 के आसपास आना चाहिए। कितना आना चाहिए 162 के आसपास आना चाहिए। एक 1.86 गुणे 50 गुणे 1000 बटे 9.4 बटे 62, 1.5957, 1.5957, इसको लगभग 1.60 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो बेटा 1.60। कितने वाटर में आपने डिजॉल्व किया था, कितना वाटर लिया था 200 ग्राम। इस सारे, अगर यही सारी कंडीशन है तो वाटर कितना होना चाहिए डब्ल्यू बी सॉल्वेंट कितना होना चाहिए 160। लिया कितना था 200, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा है वो क्या है आइस है। जो एक्स्ट्रा है वो क्या है आइस। तो यहां पर मास ऑफ आइस कितना बेटा मास ऑफ वाटर, या सीधे
200 माइनस 160 दैट इज 40 ग्राम। तो 40 ग्राम आइस सेपरेट हो जाएगा। 40 ग्राम आइस क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। चलो बेटा आगे रिमूव कर रहे हैं इसको। अब आगे हम लोग डालेंगे आज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर ध्यान दो, यहां पर प्रॉपर्टी इन CP which arises due to dissociation or association of solute molecule in solution। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान लो, केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लो बेटा, सॉरी ये केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। यहां पर ध्यान दो, इधर देखो, जैसे आप KCl ले रहे हो, क्या ले रहे हो? KCl का मॉलिक्यूलर मास अगर लिखा जाए तो ये 74.5 होता है। कितना होता है भैया? यहां पर आप वाटर में डाल दिए, ये KCl एक्वस मतलब ये सॉल्यूशन बन गया, जिसको आप सॉल्यूशन कहोगे। यहां पर इसका मतलब ये क्या होगा? टूट जाएगा किसमें? K प्लस Cl माइनस, यहाँ पर AQ, यहाँ पर क्या लिखोगे? AQ। यहाँ पर इसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा नियरली 40 होगा। नियरली क्या होगा? 40 होगा। ठीक है। यहाँ पर एसिटिक एसिड है, ध्यान देना, एसिटिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। कितना होता है? 60। इसको आपने बेंजीन में डाल दिया है, C6H6। यहां पर इसके दो मॉलिक्यूल क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर मास 118 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बेंजीन में कितना होता है? 118 होता है। यहां पर ये बेंजोइक एसिड है, C6H5COOH। यहां पर भैया बेंजीन में डाल दिए, C6H6 हो जाएगा। यहां पर C6H6COOH होल ट्वाइस। इसका मॉलिक्यूलर मास 122 होता है। यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास 242 हो जाएगा। ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। मॉलिक्यूलर मास इतना होता है, ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एसिटिक एसिड है। ये याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बेंजीन में कितना होगा? इतना होगा। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बेंजीन में कितना होगा? ये होगा। क्यों होगा भैया? यहाँ जुड़ गए, एसोसिएशन हो गया, संगुणन हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर एक टूट गया, डिसोसिएशन हो गया, हिंदी में वियोजन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए CP चाहे जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ये मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली
प्रोपोर्शनल में होता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आप यूज करना चाहेंगे, ये वास्तव में ये हो गया मॉलिक्यूलर मास यूज करना चाहेंगे, ये हो गया इतना, यूज करना चाहेंगे 122, हो गया कितना बेटा 242। तो मॉलिक्यूलर मास में चेंज आ रहा है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एबनॉर्मलिटी in CP, colligative property, arises due to change in molecular mass of solute. This abnormality in CP is removed by using want half factor in formula of CP. By using want half factor in formula of CP. तो CP के फार्मूले में वांट हाफ फैक्टर यूज करने के कारण, मतलब यूज करने से हम लोग इसको क्या करेंगे भैया, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, ये नॉर्मल CP, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखे थे, डेल्टा P अपान P नॉट, यहां पर क्या लिखे थे, एक से पहला पाई इक्वल टू क्या लिखे थे बेटा, CST। दूसरा कल आपने पढ़ा था डेल्टा टीवी इक्वल टू के वी इंटू एम। तीसरा भी, चौथा भी आपने कल ही लिखा था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहां पर ध्यान दो, स्मॉल एम है, कैपिटल बन गया हमसे, ये सब क्या है, स्मॉल एम है। यहां पर एबनॉर्मल CP, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा P अपान P नॉट, यहां पर I, यहां पर XA, यहां पर पाई इक्वल टू I CST, यहां पर डेल्टा TV इक्वल टू I, यहां पर KV इंटू M, यहां पर डेल्टा TF इक्वल टू I, यहां पर KF इंटू एम। इसको रिमूव करें भैया, ठीक है। यहां पर इधर देखिएगा, want half factor used for removal of abnormality in CP, used for removal of abnormality in CP। तो CP मतलब में एबनॉर्मलिटी रिमूव करने के लिए यूज किया जाने वाला फैक्टर क्या कहलाता है, वांट हाफ फैक्टर कहलाता है। ठीक है, यहां पर I इक्वल टू हो जाएगा
ऑब्जर्व सीपी, यहां पर नॉर्मल सीपी। एज सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, सो आई इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व। ध्यान देना बेटा, ऑब्जर्व को हिंदी में प्रेक्षित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और नॉर्मल को सामान्य। सामान्य अणुसंख्य गुण, सॉरी, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। यहां पर नॉर्मल अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। ठीक है, यहां पर आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन, आई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन। यहां पर ध्यान बेटा, आई की वैल्यू अगर आपसे कहा जाए तो ये ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं इक्वल टू, इसको फिर पढ़ते हैं लेस देन 1। आई की वैल्यू क्या होगी, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, बीच में बराबर की साइन है, इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं लेस देन 1, तो ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। यहां पर इफ आई इक्वल टू 1, solute get dissociate or yes, sorry, solute does not dissociate or associate। If I equal to 1, greater than 1, solute get dissociate। अच्छा, डिसोसिएट है तो इलेक्ट्रोलाइट है। If I less than 1, solute get associate। डिसोसिएट का मतलब होता है वियोजन और एसोसिएशन का मतलब होता है संगुणन। वियोजन का मतलब टूट जाना, संगुणन का मतलब जुड़ जाना। तो जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन, संगुणन के बाद। हमारे हाथ में मान लो ये एक पेन है, ये एक और पेन है, पहले 2 पेन थे, थोड़ी देर बाद जुड़ के 1 हो गई। तो जुड़ने के बाद कितना है 1, और जुड़ने के पहले कितना था 2, 1/2, तो वैल्यू 1 से क्या है, कम है। ठीक बेटा, हमारे हाथ में एक पेन है, अभी तोड़ दो इसको तो 2 हो जाएगा, तो टूटने के बाद 2 हो गया, टूटने के पहले क्या था 1, तो 2/1। बात क्लियर है ना, ये चीज है। लिख लो फिर रिमूव करें। ऐसे ही पूछे जाते हैं ये सारी चीजें, ये फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे 4 लिखा गया ना, इसी में कोई एक इधर उधर कर देंगे, वो पूछेंगे कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। रिमूव कर दें इसको भैया, चलो रिमूव कर रहे हैं। चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टोटल मॉलिक्यूल गेट डिसोसिएटेड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टोटल मॉलिक्यूल गेट डिसोसिएटेड, कुल मॉलिक्यूल से उन मॉलिक्यूल संख्या जो डिसोसिएट हो जाती है। यहां पर अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेट डिसोसिएटेड, ये टोटल मॉलिक्यूल। यहां पर देखा जाए बहुत कहानी नहीं लिख रहे हैं, सीधे अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। मान लो कोई एक मॉलिक्यूल AXBY है, देखो बेटा ये टूट जाएगा, तो तोड़ना आपको सिखाए हैं कई बार। ये जो डिजिट बाद में होती है पहले जाते हैं AXA, और यहाँ चार्ज क्या बन जाएगा Y प्लस, B के बाद में Y है तो YV हो जाएगा, और A के बाद में A माइनस हो जाएगा। मान लो ये डिसोसिएशन के पहले एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, तो डिसोसिएशन के पहले शुरुआत में जब लिया गया था, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ध्यान रखिएगा, अभी ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से घटाया जाता है। अभी जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड खूब यूज किया जाएगा, और वहीं आप परेशान होते हैं। जब केमिकल इक्विलिब्रियम वास्तव में पढ़ने लगते हैं तो वहां पर कई बार ये कहा जाता है कि इतने मॉलिक्यूल थे, इतना डिसोसिएट कर गए, 10 मॉलिक्यूल थे 5 डिसोसिएट कर गए, तो 10 से 5 घटा दिया जाएगा। लेकिन कहा जाए कि 10 मॉलिक्यूल थे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका इतना है, तो 10 को बाहर कर देंगे ब्रैकेट के, जो भी घटाएंगे हमेशा जब भी कह दिया जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो फिर हम 1 से घटाएंगे, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल था, 1 से ही घटा रहे हैं, बात समझ रहे ना। अगर 10 मॉलिक्यूल होता तो तब भी 1 से घटाते, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या कर देते 10। तो अब यहां पर ध्यान दो, ये जब भी कोई चीज टूटता है तो संख्या बढ़ती है। जैसे हमारे हाथ में एक पेन है, अभी इसको तोड़ दिया जाए तो 2 पेन हो जाएगी, भले वो टूटी हुई पेन होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ाने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और मतलब बढ़ाने के लिए हमें क्या होगा गुणा करना पड़ेगा, तो x अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, गुणा कर देंगे x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा y अल्फा हो जाएगा। ये बिफोर है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये आफ्टर डिसोसिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस क्या हो जाएगा y अल्फा। यहाँ पर हम लोग I इक्वल टू क्या लिखते हैं, I इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बोलो आफ्टर डिसोसिएशन। यहां पर क्या बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यहां पर x अल्फा प्लस y अल्फा, और बिफोर कितना था 1, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं, I यहाँ पर माइनस अल्फा x अल्फा प्लस y, यहाँ पर I इधर कर दिया जाए कॉमन हो जाएगा, माइनस अल्फा यहाँ पर x अल्फा प्लस y अल्फा, ठीक बेटा। अब ये अल्फा क्या किया जाए कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पर अल्फा उधर भी तो लिख सकते हैं, तो ये x अल्फा y अल्फा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर क्या बचेगा y, यहाँ पर क्या बचेगा -1, ये हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा I -1, यहाँ पर x प्लस वाई -1। अच्छा ये ध्यान दो x प्लस वाई जहां पर आप लिख रहे हो वहां पर n लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया n लिख सकते हो।
तो I-1 यहाँ पर N-1। n क्या है? n बराबर क्या है? x प्लस वाई। और n की जगह x कहाँ पे है? a के पहले, पॉजिटिव आयन के पहले और भी निगेटिव आयन के पहले, मतलब टोटल आयन। तो यहाँ पर भाई ये पॉजिटिव आयन है और क्या है? नेगेटिव आयन है, मतलब टोटल आयन है। तो n क्या है? टोटल नंबर ऑफ आयन फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ आयन फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद बनने वाले कुल आयनों की संख्या। चलो बेटा, अरे वो कर रहे हैं, रिव्यू कर दें। चलो आगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको भी अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टोटल मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टोटल मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड। तो उन मतलब टोटल मॉलिक्यूल से उन मॉलिक्यूल की संख्या जो एसोसिएट हो जाती है उसको क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। यहाँ पर ध्यान है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड, यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल। यहाँ पर मान लो ए बी कोई मॉलिक्यूल है, इसकी एसोसिएशन के पहले संख्या n थी, मतलब ए बी के n मॉलिक्यूल लिए गए थे। और जब भी कोई चीज जुड़ता है तो संख्या घटती है। हमारे हाथ में 5 पेन है, सबको जोड़ दिया जाए तो कितनी पेन हो जाएगी? 1। और ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी, यहाँ पर n हो गया। 1 मिनट, हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जी सर क्लास ले रहे हैं मुख्यमंत्री वाला। अरे 5:30 तक। नहीं, रोज नहीं रहता, कभी कभी रहता है। आज है, कल नहीं रहेगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं शाम को। ठीक है, क्यों? तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पर इनिशियली क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से वही डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो 1 से ही घटाना, ये ध्यान रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। चाहे मतलब जब भी कह दिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में खूब क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां 1 से ही घटाना है, तो 1 से घटाएंगे। अब यहाँ पर जैसा आपने कहा था कि टूटने पर संख्या बढ़ती है, बढ़ाने के लिए गुणा करना है, जुड़ने पर संख्या घटती है तो घटाने के लिए क्या करना है? भाग देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा बाई n, ये बिफोर है
और ये क्या है आफ्टर। हम एसोसिएशन नहीं लिख रहे हैं, आप चाहे तो लिख लेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा टोटल मॉलिक्यूल बेटा, टोटल मॉलिक्यूल तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। यहां पर आई इक्वल टू क्या लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन। यहां पर 1 माइनस एल्फा एल्फा बाई एन, यहां पर 1 आई 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। यहां पर आई बराबर, ध्यान देना, सॉरी आई माइनस 1 कर दिया जाए, आई माइनस क्या कर दिया जाए 1। तो यहां पर ध्यान दो माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, आई माइनस 1, यहां पर एल्फा बाई एन माइनस एल्फा कर लो। अब एल्फा कॉमन ले सकते हो तो 1/n माइनस 1, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा एल्फा। तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा आई माइनस 1, यहां पर 1/n माइनस 1, ये हो जाएगा। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा तो लिख ही चुके हैं आई माइनस 1, यहाँ पर 1, आप फिर से नहीं लिखेगा, मान लो लिख दिए तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर n क्या है, n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो, देख लो n कहाँ लिखा है एसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन। एक चीज आप ध्यान से सुन लो भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन, एसोसिएशन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। ध्यान से सुनिए, यहां पर ये जैसे 5 लिखा होता तो 5 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, 10 लिखा होता तो 10 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं बताया नहीं जाता। आपसे कहेगा फाइंड डिग्री ऑफ डाइमेराइजेशन, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। फाइंड डिग्री ऑफ ट्राइमेराइजेशन 3 मॉलिक्यूल, टेट्रामेराइजेशन 4 मॉलिक्यूल। बात सुने ना, तो n की मॉलिक्यूल n की वैल्यू आपको कभी बताया नहीं जाएगा, वो वर्ड से आपको समझना है। द्विगुणन त्रिगुणन हिंदी में कहेंगे, चतुष्गुणन कहेंगे, तो द्विगुणित हो रहे हैं मतलब 2 अणु जुड़ रहे हैं, त्रिगुणित हो रहे हैं 3 अणु जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होएगा, बात क्लियर हो गई। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, n कैसे आप फाइंड कराएं करेंगे, डाइमेराइज कह दिया तो 2, ट्राइमेराइज कह दिया तो 3, n बराबर 2 तो डाइमेराइज कहेगा 3, ट्राइमेराइज मेराइजेशन, ठीक है, 4 टेट्रामेराइजेशन। हिंदी में बता दिए द्विगुणन त्रिगुणन है ना, इस तरह से। अब तो आ जाएगा। तो हमने आपको एबनॉर्मल कोलिगेटिव ऑफ प्रॉपर्टी आज पढ़ाना चाहा, पढ़ा दिया गया। अब केवल आज क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाए और टेस्ट में आना भी है, ठीक है। तो रिमूव करें भैया, रिमूव कर दे रहे हैं। चलो अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है वांट ऑफ फैक्टर। ये क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा गया है, लेकिन है बहुत आसान है। अब ऐसा नहीं जेई में अब पूछा गया इसका मतलब अरे बहुत कठिन होगा, नहीं, यही नीट में भी आता है। वांट ऑफ फैक्टर फॉर बेरियम नाइट्रेट इज 2.74।
फाइंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Find its degree of dissociation. Want of factor for barium nitrate is 2.74. Find its degree of dissociation. यहाँ पर ये बेरियम नाइट्रेट है, देखना बेटा, इसको पहले तोड़ लो तो क्या हो जाएगा, बेरियम, ये देखो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा, और बेरियम के बाद में कुछ नहीं, इसके पहले कुछ रहेगा, लेकिन NO3 के बाद में क्या है, 2, तो NO3 के पहले क्या आ जाएगा, 2, और NO3 पर चार्ज कितना आएगा, 1, क्योंकि बेरियम के बाद में 1 है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अभी जब आप तोड़े थे तो यहाँ पर देखो बेरियम के पहले क्या होना चाहिए, X, और NO3 के पहले क्या होना चाहिए, Y, तो X प्लस Y बराबर क्या हो जाएगा, N, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 1 यहां से ले लिए और 2 यहां से ले लिए, कितना हो गया, 3। यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया है, कुछ नहीं लिखा गया, मतलब 1 माना जाएगा, तो N की वैल्यू कितना हो गई, 3। अब अल्फा फाइंड करना है, I-1, N-1, यहाँ पर I की वैल्यू कितना, 2.74 -1, यहाँ पर 3 -1, 1.74 बटे कितना बेटा, 2.87। अगर परसेंटेज कह दिए तो 100 से गुणा कर देना, अगर परसेंटेज कह दिया तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हम यही सेम क्वेश्चन 4-5 बोल रहे हैं आपको, 1-2 नहीं, 4-5 बोल रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, केवल कंपाउंड लिख दे रहे हैं, आई की वैल्यू लिख दे रहे हैं, अल्फा आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहां पर फाइंड अल्फा फॉर गिवन कंपाउंड, फाइंड अल्फा फॉर गिवन कंपाउंड, यहां पर Al2SO4 होल थ्राइस, आई की वैल्यू है 4.90, K4FeCN6, आई की वैल्यू है 4.60, CaF2, आई की वैल्यू है 2.72, चलो 3 से ही काम चलाते हैं। यहां पर पहला कंपाउंड है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। यहाँ चौथा भी चाहे तो लिख सकते हैं, बेरियम सल्फेट, आई इक्वल टू है 2.12, बल्कि 2 नहीं बेटा, 1 कर लो, सॉरी, यहां पर ध्यान दो, पहला ए, ध्यान दो, चाहे तो आप इसको तोड़ो, चाहे आप तोड़ें, और नहीं तोड़ना चाह रहे हैं तो ऐसे गिन ले, देखें यहाँ 2 और यहाँ पर कितना, 3, क्यों गिनेंगे, चूंकि यही 2 तो पहले आएगा, ध्यान दो, जब तोड़ेंगे देखो तो यही 2 यहाँ पे आ जाएगा और यही 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यही तो गिनेंगे, तो 2 + 3, समझ में आ रहा है कि तोड़ के दिखाएं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, n बराबर 2 + 3। अच्छा, आप कंपाउंड भी लिख लीजिएगा, हम कंपाउंड यहाँ नहीं लिखे, आप इसको पहले लिख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, I-1 N-1, तो I कितना बेटा, 4.90
9 जीरो माइनस 1, यहाँ पर 5 माइनस 1, तो 3.90/4 कितना आ जाएगा? 4 9 36.9, 3 बचेगा, 36 3 39 ना, 4 7 28, 2 5 20, तो 0.975। अगर परसेंटेज पूछा जाएगा तो 100 से गुणा कर देंगे, 97.5 बी वाला। यहाँ पर K4FeCN6, K4FeCN6 देखना बेटा। यहाँ पर एक चीज बता दें, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। और ध्यान रखिएगा, जब ये पढ़ाया जाएगा, पूरा एक चैप्टर ही है आपके सिलेबस में, वहां पर ज्यादा सिखाया जाएगा। अभी बस इतना बता दे रहा है कि एक कैपिटल ब्रैकेट के अंदर की कोई भी चीज नहीं टूटेगी, कैपिटल ब्रैकेट के बाहर वाली ही चीज टूटेगी। तो इसका मतलब ये एक पार्ट हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा पार्ट। तो के बाद में कितना लिखा है? 4, और इसके बाद में कितना लिखा है? 1। यहां पर कितना लिखा है? 1। तो बस 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा? यहां पर n बराबर 5। अब अल्फा बराबर क्या लिखोगे? i-1 n-1। तो यहां पर कितना बेटा? 4.60 माइनस 1, 5 माइनस 1, 3.60/4 बराबर कितना बेटा? 0.90, 90%। सी में क्या हो जाएगा बताओ? CaF2 n की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3। इधर ध्यान दो, कैल्शियम के बाद में 1 और F के बाद में 2, तो अल्फा बराबर i-1 n-1। बोलना बेटा। यहां पर 2.72 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1.72 बटे कितना बेटा? 2, तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 0.86। डी बेरियम सल्फेट, बोलो। बेरियम सल्फेट, एन की वैल्यू बताओ। एन की वैल्यू ये ध्यान दो, SO4 के बाद में 4 नहीं है, SO4 पूरा एक ग्रुप है ऐसे, SO4 एक माना जाएगा। यहां 4 नहीं ले लेंगे कि 4 ले लो। देखो जैसे यहां पर SO4 लिखा है ना, इसके बाद में 3 लिखा गया तो 3 लिया गया है। तो SO4 के बाद में कितना भैया? 1, और बेरियम के बाद में कितना है? 1, तो 1 और 1 क्या लाइट गया? क्या लाइट गया हो तो आप कर दो, नहीं तो n इक्वल टू 2। तो अल्फा क्या आ जाएगा बेटा? i-1 n-1, 1.12 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.12/1, 0.12। अब तो बन जाएगा ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो जाएगा ना। चलो जल्दी करो तो अब आगे आज जिससे चैप्टर हो जाए। क्वेश्चन बहुत कराने हैं, चला रिमूव कर रहे हैं भैया। चलो बेटा आगे, चलो आगे। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m HBr solution if it dissociate 80%? What is boiling point of 0.1 m HBr solution if it dissociate? यहां पर एक्वस सॉल्यूशन कर लेना है ना, क्या करना है? एक्वस सॉल्यूशन।
इफ इट डिसोसिएट 80%। ध्यान दो, केवी फॉर वाटर दिया भी जा सकता है और नहीं भी। कितना पढ़ाए थे कल? 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पर फार्मूला आपका क्या कल लिखा, कल भी एक क्वेश्चन बोला गया था, यहाँ पर बस ग्लूकोज या यूरिया बोल दिया गया था। यहाँ पर HBr है, वहां पर ग्लूकोज या यूरिया था। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यूरिया या ग्लूकोज टूटेगा नहीं। अच्छा, आप ध्यान दिए हो तो कल तक जो भी क्वेश्चन बोले गए थे, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी वो कल तक बोला गया था, कहीं पर NaCl, HBr, HI ये सब नहीं लिए गए थे। क्या लिखा गया था? ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इन्हीं से काम चला लिया गया था। इन्हीं से काम क्या किया गया था? चला लिया गया था। बात समझ ना बेटा? तो क्यों? चूंकि कल तक डिसोसिएशन नहीं पढ़ाए थे। एक मिनट भैया, हेलो हेलो, हाँ, शाम को बात करना, अभी फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? अब आई पहले निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, HBr टूटेगा, यहां पर टूटेगा। तो यहां पर अभी हमें क्या निकाल, 80% है ना, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? I -1 n -1। ध्यान देना, जब परसेंट कहेगा तो 100 से भाग देना है। तो यहां पर क्या लिखना है? 80/100। I -1, n की वैल्यू कितना होगी बेटा? 1 और 1 2, तो यहां पर 0.8 I -1, तो यहां पर 1 +0.8 1.8 आ जाएगा। अब यहां पर फार्मूला अपना क्या हो जाएगा भैया? डेल्टा टीवी इक्वल टू आई, यहां पर केवी, यहां पर कितना हो जाएगा? एम। तो आई कितना बेटा? आई बोलो 1.8, केवी 0.512 और एम कितना है? 1। तो यहां पर 1.8 गुणे 0.0512, तो 18 दूने 36, 18 के 18 3 21 और 21 2 आ गया, 18 पंचे 90 2 92। तो 4 अंक यहाँ पर और 1 अंक यहाँ, 5 अंक, इतना आ जाएगा। बात सुना ना? फिर क्या आ गया? डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है? T0 माइनस TS माइनस T0। तो 0.091216 बराबर यहाँ पर 100, सॉरी वो TS पता करना है ना, और ये हो जाएगा 100। तो 100 इधर लाएंगे तो TS बराबर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 0.09216, तो 100.09216 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कहा गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहा गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? आप 0.1 m NaCl सॉल्यूशन, 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कर लेंगे। 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। if it dissociate 100%, if it dissociate 100%,
KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये KF हो जाएगा। एक चीज आपको बता दें, अगर ये 100% कर दिया जाए तो I और N बराबर हो जाएंगे। I और N क्या हो जाएंगे? बराबर। देख लो यहां पर NaCl तोड़ोगे, NaCl क्या करोगे? तोड़ोगे, देख लो तोड़ के, NaCl तोड़ोगे क्या हो जाएगा? Na प्लस Cl माइनस, तो N की वैल्यू कितना हो गई? 2। अल्फा इक्वल टू I माइनस 1, यहाँ पर N माइनस 1, यहाँ पर 100/100, I पता नहीं, N की वैल्यू कितना? 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा? I माइनस 1, तो I बराबर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1, I बराबर कितना आ गया बेटा? 2। तो कॉपी में ऊपर लिख लीजिएगा, फॉर 100% डिसोसिएशन I बराबर N बराबर I। कॉपी में ऊपर कहीं लिख लीजिएगा, फॉर 100%, मतलब 100% वियोजन के लिए N बराबर क्या हो जाएगा? I। मतलब ये I आपको निकालने, जो यहाँ निकाल कर हमने दिखाया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने N यहीं पर पता कर लिया, 1 और 1 2 ना, बस वही I लिख देते। तो यहां पर अब क्या करोगे आप? डेल्टा TF इक्वल टू I, यहां पर KF, यहां पर कितना बेटा? M। तो I कितना है? 2, KF 1.86 और M है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? 3.72 गुणे 0.1, तो 0.372 हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा TF। और यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल टू होता है T0 माइनस TS। यहाँ पर फिर से हम कई बार आपको बताए, ये सॉल्वेंट वाटर देख लो, सॉल्वेंट वाटर है बेटा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने वाटर का फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट कहीं पर खुद ही 100 लिख लिया था, देख लो 100 लिख लिया था ना, उसी तरह से यहाँ पर वो। अच्छा एक और ध्यान दो, TB है कल पढ़ाए थे, तो TS माइनस T0 होगा, और TF है तो T0 माइनस TS होगा। तो यहाँ पर 0.372, यहाँ पर 0 माइनस TS, तो 0.372 माइनस TS, तो TS बराबर हो जाएगा माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्यों? चूंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस लिखा गया था। रिमूव करें, कम से कम 7-8 क्वेश्चन कराने हैं, नहीं हो पाएगा तो बच जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी भैया। और इसके ये जो आज क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 80% by volume? aqueous solution of calcium nitrate at 27 degree Celsius, if it dissociate 70%, if it dissociate 70%, if it dissociate 70%, ध्यान देना बेटा। तो अगर ये 70% डिसोसिएट हो रहा है तो बस ये ध्यान दो, हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं? पाई इक्वल टू क्या? ICST। एक एक करके निकाला जाए, आई पहले निकाला जाए, तो क्या डिसोसिएट आ गया, एसोसिएट आ गया? कई बार यहां पर सीधे कहा दिया जा रहा डिसोसिएट, अभी कुछ क्वेश्चन होगा वहां एसोसिएट, कुछ क्वेश्चन होगा कुछ बताया ही नहीं जाएगा, वहां आपको जानना पड़ेगा डिसोसिएट हो, कह दिया गया एसिड है,
अगर कहीं पे कह दिया गया कि क्या है एसिड, तो एसिड है इसका मतलब H+ तो उत्पन्न करेगा ना, इसका मतलब डिसोसिएट होगा या नहीं होगा। तो जरूरी थोड़े कहा जाए कि डिसोसिएट हो रहा है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, अगर एसिड है तो डिसोसिएट होगा। ठीक बेटा, यहां पर चलो, तो यहां पर कैल्शियम नाइट्रेट है, सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट के लिए N की वैल्यू क्या लिखने चल रहा हो, कौन बताएगा, तोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 3, तो N बराबर कितना हो गया, तोड़ नहीं रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू, अब बताओ बेटा I-1 N-1, अल्फा कितना है, डिसोसिएट 70%, तो 70/100, यहां पर I-1 3 - 1.7, I-1 यहां पर 2.7 गुणे 2 I-1, तो 1.4 I-1 1.4 प्लस 1 बराबर I, तो I बराबर कितना हो गया, 1 + 1.4, 2.4, सही है ना, सही है। अच्छा I हो गया। अब ये C मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है बेटा, परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया गया है। कब ये करते हैं, जब बाई वॉल्यूम दिया हो, जब बाई मास दिया होता तब क्या करते हैं, डेंसिटी से भी गुणा कर देते हैं, तब डेंसिटी भी दी होती है। तो यहां पर क्या करना बोलो, 80 × 100। कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैल्शियम का तो 40 होता है, NO3 का 62 होता है, और 2 NO3 है, तो 62 × 2 124 और प्लस 40 तो 164, 164 ये हो जाएगा। तो 800/164, 4 से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये 200 आ जाएगा ऊपर, और 4 चौक 16, 4 1 4, इसको लगभग 40 मान लिया जाए, कितना मान लिया जाए, 40, तो 1 0 कट जाएगा, लगभग 5 आ जाएगा। ये नियर अबाउट कितना आ जाएगा भैया, इसको लगभग बराबर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लगभग बराबर, कितने के, लेकिन हाँ नहीं, 4 पंचे 20, 16 पंचे 80, हाँ ठीक है, 5 के, ठीक है, तो ये लगभग 5 के बराबर आ गया, क्या आ गया, C। अब बताओ पाई इक्वल टू क्या करना है, पाई इक्वल टू I/CST, तो I की वैल्यू कितना निकालो बेटा, 2.4, C की वैल्यू 5, S की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300। ये टेम्परेचर 300 कहां से आया, ध्यान दो, जो बच्चे नहीं रहे होंगे उस, यहां पर कैपिटल T मतलब केल्विन, कैपिटल T मतलब, और दिया किसमें है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तब केल्विन बनेगा, तब ये हो जाएगा। अब इसको अगर इतने का गुणनफल आता है कितना, 2.4 गुणे 5, और ये होता है 24.6, इसको 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 120, यहाँ पर 24.6, इतना एटमॉस्फेयर आ जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। Find osmotic pressure of 0.1 m HA solution at pH equal to 2, at pH equal to 2। यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं 0.11 RT,
0.011 RT, 1.1 RT, 0.001 RT, 11 RT। अब थोड़ा सा क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा ना, लेकिन है अपने में दमदार, अपने में ये अपना महत्व रखता है। क्यों रखता है भैया? पीएच तो भी पढ़ाया नहीं गया, लेकिन ये चैप्टर किस क्लास में? 12वीं में। पीएच कहाँ पे है? 11वीं में। इसका तो आप पढ़े तो हो, पढ़े हो ना, तो ठीक है, चलो देखा जाए। देखते हैं बेटा, आपको अभी पिछला चैप्टर जो पढ़ा रहे थे नॉर्मलिटी, तो वहां पर एक फार्मूला पढ़ाए थे, H प्लस इक्वल टू सी अल्फा पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए भैया? सी अल्फा। और देखो बेटा, H प्लस इक्वल टू आपने 11th में पढ़ा था, 10 पावर माइनस pH। अब तो काम आपका आसान हो गया होगा, हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर H प्लस इक्वल टू क्या कर रहे हो? सी अल्फा। और यहां पर H प्लस इक्वल टू क्या कर रहे हो? 10 पावर माइनस pH। pH की वैल्यू है कितना? 2। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? सी अल्फा इक्वल टू 10 पावर माइनस pH। ठीक है, तो सी अल्फा, सी की वैल्यू कितना है? 0.1। अल्फा यहां पर कितना बेटा? 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2। सी कहां से आ गया? मोलरिटी। मोलरिटी को हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं केवल सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, बाकी हर जगह उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। क्लियर हो गया? तो अब अल्फा बराबर कितना आ गया भैया? अल्फा बराबर कितना? 10 पावर माइनस 2, यहां पर कितना? 0.1 आएगा क्या? 0.1 आ गया ना, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यहां पर आई की वैल्यू, अल्फा बराबर कितना भैया? आई माइनस 1, एन माइनस 1, तो 0.1। आई कितना निकालना है? एन कितना? 2। तो यहां पर 0.1, यहां पर आई माइनस 1, तो आई बराबर 1 प्लस 0.1 बराबर कितना आ जाएगा? 1.1। तो यहां पर करना क्या भैया? पाई इक्वल टू आई सी, चाहे आर टी लिखो चाहे एस टी लिखो, आर और एस बराबर हैं। आर को गैस कांस्टेंट कहते हैं, सी को सॉल्यूशन कांस्टेंट, और यहां पर दोनों को बराबर मानते हैं। ऑप्शन में आर टी दिया गया है ना, तो हम आर लिख रहे हैं। तो अब बताओ आई की वैल्यू कितना है बेटा? 1.1। सी की वैल्यू 0.1, आर टी की वैल्यू रखना ही नहीं है, तो कितना हो गया? 0.11 आर टी। ये हो गया पाई, यही हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ही। क्वेश्चन बहुत कठिन तो नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसान है, नहीं तो फिर सोचेंगे कहां से काम हो रहा है। क्लियर है ना? चला जाए आगे। चलो एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये, ठीक है, दूसरा अब जो बोलने चल रहे हैं। चलो .01 m प्लेटिनम
प्लेटिनम .01 m COCl3 NH3, यहां पर AQ लिख दे रहे हैं, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन कहां पर बनाया गया है? वाटर में। हैज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हैज डिप्रेशन in freezing point, has depression in freezing point, .0 554 डिग्री सेल्सियस, 0.01 m COCl3 5 NH3 एक्वस सॉल्यूशन हैज डिप्रेशन, ये सॉल्यूशन कर लेना यहाँ पर, हैज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.0554 डिग्री सेल्सियस। एज्यूमिंग का मतलब मानते हुए, इट्स 100% डिसोसिएशन, इट्स 100% डिसोसिएशन, राइट its formula in form of complex, in form of complex. Kf for water, Kf for water is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। K for water is 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये है। अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता तो हम डाटा देखते ही नहीं दिया क्या गया है, डाटा देखते ही नहीं, बस इसी कंपाउंड को देखते और सीधे फार्मूला लिख देते। क्यों भैया? क्यों? एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 12वीं में पहली बुक का अंतिम चैप्टर है, वहां पर वर्नर थ्योरी है, पढ़ाया जाएगा। वर्नर थ्योरी के हिसाब से हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं। अगर थ्योरी आपका क्लियर है तो फार्मूला फिर आप लिख लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी तो वर्नर थ्योरी आपको पढ़ाया नहीं गया, अभी तो सॉल्यूशन पढ़ाए हैं, तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें सोचना है। चलो देखा जाए। 100% डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा और एन क्या होंगे? सेम होंगे। अल्फा और एन क्या होंगे बेटा? सेम। पहले आई निकाला जाए। तो यहां पर हम लोग क्या करने चल रहे हैं, देखो यहां पर डेल्टा TF आई KF इंटू क्या लिखने वाले हो? M। क्या लिखने वाले बेटा? M। तो डेल्टा TF कितना है? 0.0554 है ना, आई मालूम नहीं। KF कितना? 1.86। मोलरिटी कितना बेटा? 0.01। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.0554, यहां पर 0.01 1.86, ये नियरली 3 आ जाएगा। कैसे? 18 तियां 54 होता, देख लो 18 तियां 54 होता है तो 55 है, यहाँ पर 6 भी तो है, तो लगभग 3 आएगा। 3 से हल्का सा कम आएगा। ठीक है, तो ये अगर 8 होता तो 6 3 18, तब आ जाता 55, 3 आ जाता मतलब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3।
अच्छा, अब आप ये भी कह रहे हो कि n और अल्फा बराबर होंगे, तो यहां पर क्या करना है, अल्फा इक्वल टू i माइनस वन और n माइनस वन। तो अल्फा कितना है 100%, i कितना आ गया बेटा 3, n मालूम नहीं, तो यहां पर कितना आ गया 1, यहां पर 2, n माइनस 1। तो अब यहां पर क्या लिख रहे हो, n माइनस 1 बराबर 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3, n बराबर 3। ठीक है, अच्छा यहां पर हम लोगों ने n निकालने की जरूरत नहीं थी, अभी तो आपको बता दिए थे, अभी तो आपको पहले बता दिए थे कि 100% डिसोसिएशन के लिए i और n क्या है बराबर, आपको बताया, हम खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। मतलब यहां से आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, i बराबर n, क्यों 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो नीचे आ जाने का आपको जरूरत ही नहीं थी, हम खुद ही ध्यान नहीं दिए, कहीं दिमाग और है। चले आगे, तो n आ गया 3। अब देखना ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखो, कई बार तो n पूछ लिया है कुछ बुक में, और कई बार ये कहा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखो। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, ये अमोनिया पर कोई चार्ज होता है नहीं, Cl माइनस होता है। तो दो तरह के स्पीशीज कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो यहां पर करेंगे क्या, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे कोबाल्ट। यहां पर 5 अमोनिया कर लेंगे अंदर और 1 Cl कर लेंगे, मतलब कुल मिला के ध्यान दो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। अब आप सोच रहे हो कि हमने ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसको टूटने के बाद 3 आयन बनने चाहिए, इसको टूटने के बाद कितने आयन बनने चाहिए 3। तो ध्यान दो यहां पर, इधर देख लो, इधर यहां कितना लिखा गया है 1, और यहां कितना लिखा गया है 2। अंदर वाला कोई चीज टूटेगा नहीं, कि टूटेगा नहीं, तो टूटेगा तो मतलब ये एक पार्ट हो जाएगा इतना, और ये हो गया 2 Cl, तो 2 और 1 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। बात समझ आ गया ना। हम इस चैप्टर को अभी पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक हल्का सा हिंट देने जा रहे हैं, ध्यान देना। कोबाल्ट नोट करके कि ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, इस कोबाल्ट से जो जुड़े हुए हैं 5 और 1 6, 5 और 1 6, मतलब जो उससे जुड़े हुए हैं उसको क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमेशा फिक्स है। और ध्यान रखिएगा, पहले यहां पर 2 तरह के हैं ना, 2 तरह के हैं, तो ये 5 अमोनिया है जो उदासीन है और Cl पर माइनस चार्ज होता है, तो ये 6 पूरा करने के लिए पहले हम लोग न्यूट्रल वाले को ले आएंगे। किसको ले आएंगे, न्यूट्रल वाले को। तो न्यूट्रल वाले से अगर काम नहीं चलेगा तब निगेटिव वाले को लाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 6 करना था हमें, लेकिन 5 ही अमोनिया है, तब 1 Cl को लाना पड़ा, ठीक है। तो यही चीज हमें मालूम थी, यही चीज हमें क्या थी मालूम थी, इसी चीज को हम देख के तुरंत बता देते कि हमें 6 अंदर करना है, मतलब 5 अमोनिया आएगा, 1 Cl आएगा, उसके बाद जब 1 Cl अंदर आएगा 2 Cl बाहर हो जाएंगे, ये देख के बता देते हैं, हम सॉल्व करते ही नहीं। और इसी तरह से ये क्वेश्चन जो बोला गया है प्लेटिनम के लिए पूछा जाता है, किसके लिए प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 4 है तब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भैया 6 होगा, तब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। बात क्लियर है ना। तो अच्छा लाएंगे पहले किसको, न्यूट्रल को, बाद में अगर न्यूट्रल 6 हो गया तो फिर नहीं लाएंगे, न्यूट्रल अगर 6 नहीं हुआ तो फिर हम नेगेटिव को अंदर ले आएंगे। आपको वर्नर थ्योरी पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर में, तो वहां पर एक सब आपको तरीका सिखाया जाएगा। रिमूव करें इसको, ठीक है। अब यहां पर एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं,
which has maximum CP, which has maximum, ये सब लिख लियो ना, इसको हम उधर कर दे रहे हैं। which has maximum CP, एक ही साथ 4-5 क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। which has maximum CP, ध्यान देना बेटा। इधर देखो, पहला 1 m यूरिया सॉल्यूशन, 1 m NaCl सॉल्यूशन, 1 m VaCl2 सॉल्यूशन, डी 1 m Al2 SO4 होल थ्राइस सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा मतलब क्वेश्चन आपका वही है, ऑप्शन 1 m यूरिया सॉल्यूशन, 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1 m सुक्रोज सॉल्यूशन, डी सेम फॉर ऑल। टेन % यूरिया सॉल्यूशन, 10% सुक्रोज सॉल्यूशन, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, सेम फॉर ऑल। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन बदले जा रहे हैं। ये 5 दिया गया, कितना दिया गया भैया? 5। इस तरह के क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। यहां पर मोलर कंसंट्रेशन सेम है ना, तो यहां पर आप क्या करेंगे, Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू M। N मतलब आयनों की संख्या, तो यूरिया टूटेगा नहीं, तो यूरिया नहीं टूटेगा तो एक रहेगा। अगर टूटा नहीं, जैसे टूटा नहीं तो एक है, तो एक ही रहेगा ना। तो एक, और मोलरिटी कितना है? 1, तो 1 गुणे 1। यहां पर कितना भैया? 1 गुणे 2। यहां पर कितना भैया? बेरियम 1 है और Cl 2 है, 1 गुणे 3। यहां पर कितना भैया? 2 और 3, 1 गुणे 5। तो किसका? ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर मोलरता समान है, मोलरिटी सेम है, तो आयनों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर ध्यान दो, सेम वही चीज। इधर यहां पर एक टूट कोई नहीं रहा है,
तो Cp n इंटू एम, 1 × 1, 1 × 1, 1 × 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1, क्या हो जाएगा? सेम फॉर ऑल। तो अगर नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है तो मोलर कंसंट्रेशन सेम है। तो फिर यहां पर ये ध्यान दो, ये परसेंट है, परसेंट का मतलब मास होता है। क्या होता है? मास। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Cp, यही फार्मूला, यहां पर W/mW गुणे ये n हो गया, इंटू मोलरिटी तो है नहीं, ये है, ये ध्यान दो, यहां पर मोलरिटी नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहां पर 10/60, यहां पर 10/ सुक्रोज है 342, यहां पर 10/180। क्या हो जाएगा? जहां पर वैल्यू कम है, जहां पर वैल्यू कम है मतलब अनुभार जहां पे कम है। यहां पर ध्यान दो, यही वाला फार्मूला, Cp n इंटू एम, कितना भैया? 2 और 3, 5 × 2, 10, आगे बोलो बेटा, 2 और 1 3 × 3, 9, यहां पर 2 × 4, 8, यहां पर 1 × 5, 5 किसका भैया? पहले का। यहां पर Cp, ये मास दिया है ना, और आयन में टूटेगा भी, आयन में टूटेगा। तो यहां पर W/mW, यहां पर n, यहां पर भी n कर ही दो, यहां पर क्या कर दोगे? n मतलब आयनों की संख्या। तो सबको 1 से गुणा कर दो, सबको क्या करो? 1 से क्या करो बेटा? गुणा कर दो। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1/58.5 × 2, यहां पर कितना? 1/111 × 3, 1/94, 1/60। अब यहां पर ध्यान दो, इधर देखो, ये यहां पर n की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से कुछ ज्यादा होगी। फिनाल भी थोड़ा बहुत आयन देता है, एसिटिक एसिड है, यह भी थोड़ा बहुत आयन देता है। तो यहां पर मान लो हम जो वैल्यू लिखेंगे वो 1 से ज्यादा लिखेंगे, वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। लेकिन 1 से ज्यादा होगी, 2 तो नहीं है ना, 2 तो नहीं है। तो मान लो हम यहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये गुणे से है ना। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? पहला। यहां पर ये क्वेश्चन 2 बार यूपी बोर्ड में आया है, यूपी बोर्ड में, और दोनों बार बोर्ड से आंसर गलत आया था। ये 3 वाला बोल दिया था, चूंकि आयन की संख्या देख के पट से मार दिए थे। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब फिर से सुनो, अगर मास दिया है, मास, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके तब आयनों की संख्या से गुणा करेंगे। परसेंटेज दिया है तब भी वही चीज, और मास दिया है तब भी वही चीज। और अगर मास नहीं दिया है, मोलरता दिया है, तो मोलरता को आयनों की संख्या से गुणा करके देखेंगे वैल्यू कहां पे ज्यादा है। हो गया? चलो थोड़ा सा बस यहां पर देखना, हमने क्या कहा? व्हिच हैज मैक्सिमम Cp। तो या तो Cp कहता है या तो OP कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर Cp तो है। तो इधर देखो, इधर देखो, Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OP, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vp, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। ये 5 क्वेश्चन कराए गए थे, 5 कराए गए थे ना।
इसके लिए वही 5, इसके लिए वही 5, इसके लिए वही 5, इसके लिए वही 5। तो अगर सबके लिए अलग अलग कराएं तो कितने क्वेश्चन हो गए? 25। तो जहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है, ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कह देता तब भी यही सारे ऑप्शन होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तब भी यही ऑप्शन होते हैं। वेपर प्रेशर कह देता तो जहां पर वैल्यू सबसे कम थी वो वेपर प्रेशर के लिए या वो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो ये चैप्टर तो हम ये नहीं कह सकते खत्म कर दिए, एक टाइप का क्वेश्चन बच गया एसोसिएशन वाला। तो एक दो क्वेश्चन उसको नेक्स्ट लेक्चर पर मिलेंगे तो करा देंगे। बाकी आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं टेस्ट में लगभग हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। वही एक क्वेश्चन मिलेंगे तो हम आपको एक दो क्वेश्चन करा देंगे, बाकी चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक बेटा, ठीक भैया, कोई डाउट? ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा था, ध्यान रखिएगा। समझ में अगर नहीं आया तो अभी बता दो, उसको फिर से बता दें। बस ये देख लो, मोलरता अगर दिया, देख लो मोलरता दिया गया है तो मोलरता को आयनों की संख्या से गुणा किया गया है। और अगर मास दिया है या परसेंटेज दिया है तो मास को मॉलिक्यूलर मास से गुणा करके तब आयनों की संख्या, मतलब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके तब आयनों की संख्या से गुणा किया गया। ठीक बेटा, तो आज यहीं तक, आगे फिर नेक्स्ट। ठीक बेटा।